बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे डेल्फ A1 जूनियर का एक सैम्पल पेपर। बताऊंगे आपको कुछ की पॉइंट्स जो हर सेक्शन को करते वक्त आपको ध्यान रखने हैं एंड साथ ही साथ दूंगी आपको एक स्ट्रैटेजी हर सेक्शन को अच्छे से अटेम्प्ट करने की। तो इंतजार किस चीज का? कम ऑन, लेट्स गेट गोइंग। हाँ जी, सो एग्जाम स्ट्रक्चर हम पिछली वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। You have compréhension de l'oral, compréhension des écrits, production écrit and production orale। 4 सेक्शंस में आपका डेल्फ का एग्जाम होता है। सेक्शन 1, 2 एंड 3 लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एक साथ होते हैं एंड उसके बाद आपका स्पीकिंग टेस्ट का स्लॉट होता है। ऑलराइट बच्चों, तो चलिए प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी हम डिस्कस करते हैं। शुरू करते हैं विद द लिसनिंग सेक्शन। अब कुछ की पॉइंट्स लिसनिंग सेक्शन को लेके बच्चों। पहला, 4 ऑडियो होंगे आपके फॉर 4 शॉर्ट एक्सरसाइज, यानी हर एक्सरसाइज का एक अलग ऑडियो होगा। टोटल ड्यूरेशन 15 से 20 मिनट की होगी इन चारों एक्सरसाइजेस को कंप्लीट करने की। तो जैसे ही टीचर ने एक बार ऑडियो प्ले किया, पहले एक्सरसाइज 1 का एक बार ऑडियो प्ले होगा, फिर वो रिपीट होगा, फिर एक्सरसाइज 2 एंड रिपीट। सो ये प्रोसेस चलती है। तो एक बार लिसनिंग टेस्ट शुरू होने से लेकर एंड तक 15 से 20 मिनट का टाइम आप लेके चलते हैं। हर ऑडियो को 2 बार प्ले किया जाता है। एक 30 सेकंड का पॉज होता है दोनों प्लेस के बीच, ताकि आपको टाइम मिले अपने आंसर्स चेक करने का। और हाँ, बिफोर द फर्स्ट ऑडियो इज प्लेड, यानी हर एक्सरसाइज की शुरुआत में आपको 30 सेकंड मिलते हैं टू रीड एंड अंडरस्टैंड क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं। ऑलराइट, नाउ इससे रिलेटेड मैं आपको क्या स्ट्रैटेजी दूंगी बच्चों। पहली चीज, मार्क द कीवर्ड्स इन ईच क्वेश्चन। चाहे अपने माइंड में उन कीवर्ड्स को बिठा लीजिए या क्वेश्चन पेपर में पेंसिल से थोड़ा सा मार्क कर लीजिए कि भाई ये कीवर्ड मुझे ऑडियो में सुनना है, इससे मेरे को इजीली आंसर मिल जाएगा। ठीक है। सेकंड, ट्राई टू फाइंड as many responses as possible फर्स्ट को में ही, पहले ही बार में कोशिश करो। टोटल 4 ही क्वेश्चन होंगे, ज्यादा से ज्यादा 5, तो 4-5 में से एटलीस्ट 3 आंसर्स तो आपको फर्स्ट ऑडियो में ही मिल जाए, ऐसा कोशिश करो। एंड डू नॉट गेट स्टक ऑन एनी क्वेश्चन, किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पे अटक मत जाना, क्योंकि सेकेंड ऑडियो में आप दोनों चीज नहीं कर सकते, आंसर भी लिखना और फिर वेरीफाई भी करना सही लिखा है या नहीं। तो कोशिश करो फर्स्ट गो में ही ज्यादातर आपको आंसर्स मिल जाए। सेकेंड ऑडियो का जब टाइम आए, उस टाइम सिर्फ आपको वेरीफाई करना हो कि जो आपने लिखा है वो सही है या नहीं। एंड अगर बाय चांस एक आध कोई क्वेश्चन बच गया तो आप उसको करेंगे सेकेंड ऑडियो के टाइम। ठीक है। तो आप एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज करते हैं, जिसके लिए मैं खोलूंगी हमारा सैम्पल क्वेश्चन डेल्फ का। So this is the sample paper बच्चों। Before I begin the exercise, एक बार इस पेपर का लेआउट देख लेते हैं। सबसे ऊपर लिखा है डिप्लोम d'études dans langue française, मतलब the French language diploma exam DELF। It is the A1 level, version scolaire et junior, यानी junior level का है। So this is niveau A1 du cadre européen commun de référence pour les langues, जैसे कि मैंने आपको बताया था CEFR framework के A1 level के अकॉर्डिंग। So ये जो पेपर है, it includes these 3 sections: comprehension de l'oral listening, comprehension des écrits यानी comprehension reading passages, and production écrit the writing section। You can see 30 30 20 overall 1.5 घंटे का आप ये पूरा पार्ट मान के चलें। Alright, and then a per individual, this happens later जब आपको आपका slot मिल जाता है। Now बिफोर आई शो यू द एक्सरसाइज, आई कैन टेल यू वन थिंग कि एक बार टीचर ने ऑडियो प्ले करा तो अब बस टीचर का काम खत्म। ऑडियो ऑलरेडी 15 से 16 मिनट की लेंथ का होता है। आई कैन शो यू एक्चुअली। सो ऑडियो शुड बी हियर, यस। सो आप देख सकते हैं इस सैम्पल पेपर के लिए हमारे ऑडियो की लेंथ है 14 मिनट्स 39 सेकेंड्स। एक बार ये प्ले हो गया तो कोई स्कोप नहीं है आप लोगों के लिए बोलने का कि मैम 1 मिनट, मैम 1 मिनट, नहीं, एवरीथिंग इज टाइम्ड। ऑलराइट, तो अब हम प्रैक्टिस करेंगे पहला क्वेश्चन। ओके, आई प्ले। Ministère de l'Éducation nationale, Centre international d'études pédagogiques,
DELF niveau A1 du cadre européen commun de référence pour les langues, version scolaire et junior, épreuve orale collective. Exercice 1. Vous allez entendre 2 fois un document. Il y a 30 secondes de pause entre les 2 écoutes, puis vous avez 30 secondes pour vérifier vos réponses. Lisez les questions. So now we have exactly 30 seconds to read our questions and mark the keywords. So we are in France at our friend's place. Friend का नाम है मेरी. Vous entendez ce message sur son répondeur téléphonique. आप सुन रहे हैं ये मैसेज उसके répondeur पे टेलीफोन मशीन पे. You have to answer to these questions. So लिया उसे कहाँ बुला रही है, किस टाइम, उसे क्या लेके आना है, que doit apporter and what is the phone number. ये सब चीजें हमें फिगर आउट करनी है. ओके, डोंट वरी, आप लोग अभी Première मेरे साथ écoute. कर नहीं रहे हो. Bonjour Marie, c'est Léa. Je t'appelle pour t'inviter samedi à mon anniversaire chez mes grands-parents. C'est près du centre. Rendez-vous à midi devant le cinéma des arts. Tu peux apporter un jus de fruits? Merci. Et à samedi? Ah, mon téléphone est le 01 40 60 54 97. Ciao! इंटरेस्टिंग राइट. मैं लिख नहीं पाई यहाँ पे बिकॉज एनोटेशन अलाउ नहीं कर रहा है ये मुझे PDF. सो पहले 2 आंसर्स हमें मिल गए कि लिया ने उसे इनवाइट किया अपनी बर्थडे पार्टी पे एंड उसे बोला है कि वो आके मिडी यानी 12 बजे उसको मिले. ऑलराइट, उसे क्या लेके आना है, इट इज जूस द फ्रूट जूस. एंड लेट्स लिसन टू द फोन नंबर अगेन and I'll tell you मेरी PPT slide पे what exactly the number is. Seconde écoute. Bonjour Marie, c'est Léa. Je t'appelle pour t'inviter samedi à mon anniversaire chez mes grands-parents. C'est près du centre. Rendez-vous à midi devant le cinéma des arts. Tu peux apporter un jus de fruits? Merci. Et à samedi? Ah, mon téléphone est le 01 40 60 54 97. Ciao! Alright बच्चों, अब हम आगे का नहीं करेंगे, so I'm stopping the audio. We'll continue. Okay, so I have verified my answers. The first one is anniversaire, second is midi, third one is un jus de fruits, and what is the phone number? Let's get back here and I'll write it for you on screen. अगर कोई भी मेरे साथ कर रहा था या कोशिश की उसने उस ऑडियो को फिगर आउट करने की, उसे समझ आया होगा. अब what is interesting is फ्रेंच में जब भी फोन नंबर्स बताए जाते हैं, they're always in double digits. Okay, and लिखने का स्टाइल भी ऐसा होता है. उसने बोला 01 40 60 54 97. Okay, so this was the phone number जो उसने ऑडियो में बताया. So this is how you do the listening exercises. जैसे ही exercise 1 खत्म होगी, again 30 seconds बाद exercise 2 के लिए आपको inform किया जाएगा कि now you can start reading the questions for exercise 2. Okay, so same instruction. Vous allez entendre 2 fois un document. You're going to listen to an audio twice. Il y a 30 secondes de pause entre les 2 écoutes. There is a 30-second pause between the 2 audios. Puis, vous avez 30 secondes pour vérifier vos réponses. And then you have another 30 seconds for verifying your answers. So, lisez les questions. So, जब ऑडियो में ये पार्ट आए, you know कि अब मेरे को 30 seconds मिलेंगे सिर्फ questions read करने के लिए. So, don't be in a rush कि मेरे को exercise 1 complete करते ही 2 पे भागना है. नहीं. Okay, there is always a 30-second gap between each audio. And ये चीज़ particularly last exercise में काम आती है, that when exercise 4 ends, you know that, oh, okay, now I only have 30 seconds to wrap it up, maximum 1 minute. Okay, teacher will tell you about that. And after that, जब तक teacher announce ना करे, तब तक next section पे move नहीं करेंगे हम. Okay, अब इससे पहले हम move करें, let's look at some things that I want to share with you. All right, bachcho. Now, for the reading section, the key points are कि there are 4 short exercises. Again,
4 छोटी एक्सरसाइजेस होंगी एंड टोटल आपको 25 to 30 मिनट्स आप लेके चलिए मिलेंगे उन चारों क्वेश्चंस को कंप्लीट करने के लिए। हर एक्सरसाइज में 4 से 5 क्वेश्चंस होंगे, कोई एक एक्सरसाइज में भी हो जिसमें 6 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, इट डिपेंड्स वेटेज कितनी है हर क्वेश्चन की। ऑलराइट, स्ट्रैटेजी क्या अपनाएंगे आप लोग? यू विल मार्क द कीवर्ड्स इन ईच क्वेश्चन ताकि आपके लिए ईजियर हो टू फाइंड द आंसर्स इन द पैसेज। डू नॉट ट्राई टू अंडरस्टैंड द पैसेज लाइन बाय लाइन। हम नहीं समझ सकते बच्चों पैसेज को लाइन बाय लाइन, जरूरी नहीं है आपको हर वोकैबुलरी या हर वर्ब आती हो। सो जस्ट फोकस ऑन द ओवरऑल मीनिंग कि ओवरऑल ये पैसेज मुझसे क्या कहना चाह रहा है। ऑलराइट, उसके बाद आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल 4 एक्सरसाइजेस, हर एक्सरसाइज को रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है एंड फिल इन एनी क्वेश्चंस जो आपने शायद पहले छोड़ दिया हो या आपसे गलती से छूट गया। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी अटेम्प्ट द रीडिंग सेक्शन. So let's practice one exercise. Again, I'll come to the sample question. Go ahead. Here we have it. Compréhension des écrits. So you see the first one is of 6 marks. And बच्चों एक चीज मैं ऊपर लिसनिंग में ये बताना भूल गई, when you answer questions in the DELF exam और अगर कोई MCQ है, you do not टिक नहीं करना होता, यू हैव टू क्रॉस द बॉक्स जो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर है। इस चीज़ में बच्चे अक्सर भूल जाते हैं या इस रूल को इग्नोर कर देते हैं, बट आप वो गलती मत करिएगा। आपके करेक्ट आंसर को मार्क करने के लिए यू हैव टू पुट अ क्रॉस इन दैट बॉक्स। ऑलराइट, सो ऑनेस्टली स्पीकिंग जिसने 10th तक फ्रेंच पढ़ी है उसके लिए रीडिंग सेक्शन वुड बी लाइक अ केक वॉक, बहुत आसान होने वाला है, बिकॉज यू कैन सी द लेवल, इट्स ऑल प्रेजेंट टेंस, मैक्स टू मैक्स फ्यूचर प्रोश, उसके अलावा आपको कोई टेंस का यूज यहाँ नहीं दिखेगा। ठीक है, इवन द क्वेश्चंस दैट यू हैव दे आर वेरी सिंपल, बट बात कहाँ आएगी कि आप उनको किस तरह से लिखते हो। सो द फर्स्ट एक्सरसाइज हैड 5 क्वेश्चंस. You see exercise number 2. Again, there's a small letter kind of thing here. Again, some questions related to that. See, this is an interesting question. आपको उसे समझ के यहाँ पर एक path draw करना है. All right. Then exercise number 3, you have that you're in France, you read these announcements and accordingly you answer the questions. अब जो ये write up वाले answers होते हैं ना, make sure जब आप sentence लिख रहे हो आप करेक्ट सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज कर रहे हो, करेक्ट वर्ब की कॉन्जुगेशन यूज कर रहे हो। वन वर्ड आंसर नहीं लिखना होता, वन फुल स्टेटमेंट आपको चाहिए होती है आंसर्स के अंदर। एंड दिस इज हाउ द फोर्थ पार्ट लुक्स लाइक। ठीक है, वेरी स्मॉल वेरी इजी रीडिंग पैसेजेस, द मोर यू प्रैक्टिस आई एम श्योर फुल मार्क्स इसमें आराम से आप स्कोर कर सकते हो इन द रीडिंग सेक्शन पर्टिकुलरली, अनलेस एंड अनटिल यू आर वेरी कंफ्यूज्ड कि चल क्या रहा है। Okay, so this was about the reading section, bacha. Moving on to the writing part. Now, for the writing section क्या key points देना चाहूँगी मैं आपको कि there are 2 exercises. Total time आपको again 25 to 30 minutes मिलता है writing को wrap up करने के लिए. Exercise 1 में you have to fill out a form. जैसे आपकी personal information आपको लिखनी है, but of course in French. All right. Exercise 2 में you have to write either a short letter या paragraph. Everyday common topics पे ज़्यादातर present tense वाले questions ही आते। तो क्या क्या चीज़ें मैं आपको बता सकती हूँ as a strategy that can help you in the writing section. पहला, अपनी personal information लिखना practice ज़रूर करें in French. And जब आप पेपर में अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल आउट कर रहे हो, किसी भी तरह से बस अवॉइड करना है क्रॉसिंग आउट वर्ड्स, मतलब कटिंग्स ना हो। ऑल राइट, कटिंग होना क्रिएट्स अ बैड इम्प्रेशन, सो हमें वो नहीं करना। वी हैव टू मेक श्योर कि वी लीव अ गुड इम्प्रेशन, तो उसके लिए एक नीट एंड क्लीन फॉर्म हमें फिल करना है। ओके, सेकेंड, कैपिटलाइजेशन, कौन सा अल्फ़ाबेट कैपिटल होता है, कौन सी चीज़ पूरी कैपिटल में लिखी जाती है, कौन सी चीज़ नहीं लिखी जाती, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर आप अपनी बर्थ डेट लिख रहे हो तो अक्सर बच्चे क्या करेंगे, वो हिंदी वो इंग्लिश वाला स्टाइल, 21 सितंबर 2005 फॉर एग्जाम्पल, बट दिस इज रॉन्ग। फ्रेंच में ऐसे नहीं लिखते, तो फ्रेंच में अगर लिखना होगा इट विल बी ल 21 एस बी स्मॉल सितंबर।
and then the meal sank. डिफरेंस देख रहे हो? तो कहाँ कौन सी चीज़ कैपिटल में लिखनी होती है, कहाँ नहीं लिखनी होती, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, स्पेशली जब हम एक फॉर्मल या ऑफिशियल फॉर्म फिल कर रहे हैं इन फ्रेंच. ठीक है. दूसरी चीज़ बच्चों, सिंपल वोकैबुलरी और फ्रेजेस यूज करो जब आप एक्सरसाइज 2 कर रहे हो. ऑल राइट. कीप इट ग्रामेटिकली करेक्ट. ग्रामेटिकली करेक्ट होने का सोचो उस टाइम पे, एथिकली करेक्ट होने का मत सोचो कि भाई टीचर क्या अब सोचेगी मैंने ऐसे लिख दिया, कि भाई मुझे तो डांस पसंद भी नहीं है, मैं क्यों लिखूं ज एम डोन से, मैं नहीं लिखना चाहती. अरे बाबा, उस टाइम पे इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि आप जो लिख रहे हो वो ग्रामेटिकली करेक्ट. ठीक है. इट डज नॉट मैटर कि आपका इंप्रेशन क्या जा रहा है टीचर पे, नहीं. तो ऐसी चीज़ें लिखो जो सिंपल हो, सो दैट टीचर ये देख सके कि आपको सेंटेंस फ्रेमिंग फ्रेंच के अंदर आती है. ऑल राइट बच्चों. नाउ लेट्स लुक एट द एक्सरसाइजेज जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर में है राइटिंग सेक्शन के. हियर वी गो. नाउ हियर. So, vous voulez vous inscrire à un concours de chant pour un programme de télévision française. So, you want to, register yourself for a singing competition. And this is like a television program, French television program, okay? So, remplissez ce formulaire. Nom or prénom, the most confusing thing right here. Nom में you have to write a surname in capital. बट यहाँ पे वो क्रॉस हुआ है, सो वी डोंट हैव टू मेंशन आर नो, वी जस्ट हैव टू राइट अ prénom, फर्स्ट नेम. Date de naissance, birth date, nationalité, again in French. Courriel, courriel means the email ID. Address, your residence. Pay, from which country you originally are. Telephone, your number. French में number कैसे लिखते हैं? Double digits with dots in between. Loisir préféré, so what is your favorite hobby? Style de musique préféré, what kind of music you like? Vous chantez depuis l'âge de, you've been singing since the age of. So आप देख रहे हो हर चीज़ का एक पॉइंट है, तो इसीलिए मैंने वो छोटी छोटी चीज़, कैपिटलाइजेशन का ध्यान रखना, स्पेलिंग्स का ध्यान रखना, कटिंग्स ना करना, ये चीज़ें आपको बोली हैं. तो 2 या 3 फॉर्म्स भरने का प्रैक्टिस कर लेना पहले से ही, सो दैट कॉन्फिडेंटली एग्जाम में फिल कर सको चीज़ें. ऑल राइट. नाउ मूविंग टू एक्सरसाइज 2. Vous écrivez un courriel à votre correspondant francophone. Vous présentez votre meilleur ami. You're writing an email to a French person you know. You are presenting your best friend. You describe him or her. You write what kind of activities you both do together. ठीक है. 40 mots minimum. So that means you have to write a very short description, but in a paragraph. Okay, you do not write lines. Paragraph form में you have to describe your best friend. मैंडेटरी चीज़ें क्या है? फिजिकल डिस्क्रिप्शन एंड व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटीज यू बोथ डू टुगेदर. उसके अलावा आप जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो. यू हैव दिस होल पेज, एंड this is the part which is interesting. You have to write the number of words you have written. Okay, obviously exact count लिखो ना लिखो, but you should know. अच्छा, एक चीज़ बताती हूँ बच्चों. When you're counting the number of words in French, so let's say you wrote something like this. Aujourd'hui, or c'est le 21 juin. So when you count these words, let's say aujourd'hui, this is one whole word. So आप बोलोगे हाँ मैम दिस मीन्स टुडे, तो ये एक ही वर्ड हुआ, राइट. बट इन दिस केस c'est le 21 juin, 1 2 3 4 5 होने चाहिए. बट एक्चुअली जो भी वर्ड इस तरह से अपोस्ट्रोफ के साथ हो उसको हम वन वर्ड काउंट करते हैं इन फ्रेंच. ओके. इसी तरह लेट्स से कोई नंबर है 80. You see there's a hyphen in between, so this will also be counted as one word. तो जब आप वहाँ एग्जाम में ये लिख रहे हो, मेंशन कर रहे हो nombre de mots écrits, make sure you're counting the apostrophe words or the hyphen words together as one. All right.
सो इसके साथ बच्चों हमने कंप्लीट किया द डिस्कशन ऑफ ऑल द थिंग्स दैट यू विल बी डूइंग इन वन गो, मतलब जितना भी रिटन पार्ट था टेस्ट का. ओके, नाउ वी विल मूव टू द स्पीकिंग सेक्शन, मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, जिसको लेके बच्चे ज़्यादा डरे हुए होते हैं एक्चुअली. ऑलराइट, सो स्पीकिंग सेक्शन में देर आर 3 एक्सरसाइज. Total duration is 5 to 7 minutes. Exercise 1 is very simple. You have to introduce yourself. Exercise 2 requires you to either ask questions to the examiner. आपको कुछ vocabulary के words मिलेंगे, आप उनसे related questions examiner से पूछ सकते हैं, या फिर examiner आपको कोई picture दिखाएगा, you have to describe what you see. Exercise 3 is a role play. एक रोल प्ले होगा जहाँ पर आप अपने डायलॉग्स पहले ही प्रिपेयर करके आओगे एंड एग्जामिनर विल अकॉर्डिंगली फॉलो. प्रिपरेशन टाइम आपको मिलता है एक्सरसाइज 2 और 3 के लिए, सो यू डोंट हैव टू वरी. ऐसा नहीं है ऑन द स्पॉट होती हैं वो चीज़ें. ऑलराइट, स्ट्रैटेजी बस क्या रखनी है, सेम, यूज सिंपल वोकैबुलरी एंड फ्रेजेस. एंड नंबर 2, कीप इट ग्रामेटिकली करेक्ट, डू नॉट ट्राई टू बी एथिकली करेक्ट. एथिकली करेक्ट होने की कोशिश ना करें, ग्रामेटिकली करेक्ट करने की चीज़ें ट्राई करें. ऑलराइट, सो देख ही लेते हैं एग्जाम्पल. हाँ जी, सो दिस इज अनदर पेपर नाउ, not the same document. This one has épreuve individuelle, which is la production orale. Okay, so in this paper, this production orale has 3 parts. Part 1, entretien dirigé. Part 2, échange d'informations. And part 3, dialogue simulé, which means first is your self introduction, second is there'll be an exchange of information between the examiner and you, and the third one is a role play. So let's look at it. Now this is the question paper that you will have. L'épreuve se déroule en 3 parties. So this whole test is going to be in 3 parts. This we have discussed already. Elle dure de 5 à 7 minutes. So it will be of 5 to 7 minutes. Vous disposez de 10 minutes de préparation pour les parties 2 et 3. You are given 10 minutes of preparation time for second and third part. Okay. So the first part I'll just quickly discuss. Entretien dirigé. You are going to answer to the questions that the examiner will ask you about your family, your likes and dislikes, the activities you do, all that. Okay, so this will be a part of your introduction only, so don't worry. Now, I am showing you something which is the examiner's document. Alright, although ये आपको मिलेगा नहीं of course, but this is important for me to show you for exercise 2 and 3. अब होगा क्या, एग्जाम से पहले आपको मे बी एक लाइब्रेरी में या मे बी कोई रूम होगा जहाँ प्रिपरेशन के लिए बुलाया जाएगा. सो एक्सरसाइज 2 में यू सी दीज वर्ड्स. So there will be a lot of chits put there and आपको बोला जाएगा आपको बोला जाएगा to pick any 4, 5, 6 chits and आप already इनके related questions prepare कर लोगे. Okay, जो आप टीचर से वहाँ जाके पूछोगे. मे बी ये भी हो सकता है कि टीचर आपको अपने आगे चिट्स दे और वो इन वर्ड से थोड़ा अलग है, बट यू नो आपको एक थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा क्वेश्चन फ्रेम करना. ना, जो ये कीवर्ड्स हैं ज़रूरी नहीं आपके क्वेश्चन में ये होने चाहिए. बेसिकली दीज कीवर्ड्स आर टू जस्ट गिव यू अ हिंट कि आपको टीचर से कोई ऐसा क्वेश्चन पूछना है जो एनिमल से रिलेटेड, कोई ऐसा क्वेश्चन पूछना है जिसमें ऑफो से कोई रिलेशन, समझ लो. इसी तरह एक्सरसाइज 3 में यू विल बी गिवन अ लॉट ऑफ चिट्स जिसमें से आप 1 या 2 पिक करोगे. ओके, हर चिट पे यू सी डिटेल में पिक्चर, क्वेश्चन सब गिवन है. अब जो आपके पास चिट आई, आप वो वाली सिचुएशन प्रिपेयर करोगे. ऑलराइट, इन दिस केस यहाँ पे सारी चिट्स इज अबाउट डूइंग शॉपिंग एट डिफरेंट काइंड ऑफ शॉप्स. लाइक फर्स्ट वन में यू आर एट अ स्पाइस स्टोर, सेकेंड वन में यू आर इन अ बेकरी, थर्ड क्वेश्चन में यू आर इन द टूरिज्म ऑफिस, फोर्थ क्वेश्चन में इन इंटरनेट कैफे. सो यू लक है आपको कौन सा मिलेगा चिट, एंड अकॉर्डिंगली लेट्स पिक दिस वन. इन अ स्टेशनरी, vous êtes à l'école de France, you are in a French school,
vous voulez acheter du matériel scolaire dans une papeterie. So you're willing to buy stationery items. Vous demandez des informations sur le produit. You're asking the stationery guy about the products. Vous choisissez ou vous payez. So आप choose करते हो products and then you pay for them. So examinateur joue le rôle de l'employee. So here the examiner will be the employee, you'll be the customer. So in 5 items से related you have to think of things जो आप पूछोगे उस examiner से. And finally जब payment की बारी आएगी, you will pay using the different kind of currencies we have here and do the payment so that the teacher understands कि आपको French currency की knowledge है, आपको समझ है 1 euro क्या है और cents क्या है, 50 euro का भी देने हैं, 10 euro का भी देने हैं, like that. Okay. So exercise the C. Vous direz sur 6 cartes. So you'll be given 6 chits. Vous voulez connaître l'examinateur. You want to know the examiner. Vous lui posez des questions à l'aide des mots écrits sur la carte. So you will be asking questions related to the words you got in the chits. Vous ne devez pas obligatoirement utiliser le mot. Vous pouvez poser une question sur le thème. You don't have to mandatorily use the same word, जैसा कि मैंने आपको समझाया. For example, that the renaissance आया उस चिट में. अब आपको नहीं समझ आ रहा भाई इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो आप सिंपल पूछ लो, vous avez quel âge? This also works. Okay, तो एग्जामिनर को एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि आपको एटलीस्ट कॉन्टेक्स्ट तो पता है ये वर्ड किस बारे में बात कर रहा है, अगर आपको इससे एग्जैक्ट क्वेश्चन बनाना नहीं भी आया था. ओके, similarly you have the dialogue question. Vous tirez au sort deux sujets. So you'll pick 2 chits and उसमें से you'll pick one option जिसको लेके आप prepare करोगे. Vous jouez la situation proposée. You'll be playing the role which is given in the question. मतलब आपके लिए. Vous vous informez sur le prix des produits que vous voulez acheter ou commander. So again question tells you कि जितने भी products हमने वहाँ देखे थे वो stationery वाले question में, you're going to inquire about the prices of these products. Okay. Vous demandez les quantités souhaitées. You will ask about what quantities you want. Pour payer, vous disposez des photos des pièces, de monnaie et des billets. So for paying to the teacher, you will give her the pictures of the currency notes and coins that you have. N'oubliez pas de saluer et de utiliser des formes de la politesse. Now, do not forget कि ये conversation सिर्फ buying and selling के बारे में नहीं है, buying the product and paying for it नहीं. It is also about a whole conversation. So सबसे पहले you have to do the greetings, hello, how are you and all that. And when you are also leaving, thank you, have a good day. So you have to use them. Le genre masculin est utilisé pour alléger le texte. Vous pouvez naturellement adopter la situation en adoptant le genre féminin. Maybe आपका examiner male हो या female, accordingly you will pick the gender. Don't be stuck कि question में it's a masculine guy, so मैं masculine form में ही पूरा dialogue करूँ. Maybe एक female teacher हो साथ. So you have to be prepared. Okay. So इसके साथ बच्चों I have given you a section wise comprehensive understanding of what all things to keep in mind and how to attempt those questions. Now talking about resources, you can use textbooks like Editor A1, Defi A1 Prepare for preparation. Apps like Duolingo and TV5 Monde are of great help. For practice tests, always use the official sample papers which are given by CEP every year. Okay. Now practice routine should be like listening practice every day. This is so important because this is the part जहाँ हम struggle करेंगे. Reading, you can do 1 short article daily or maybe 2 to 3 articles in a week. You can decide your own duration. Writing में maintain a writing journal, write 5 to 10 sentences, common topics पे every day. And finally for speaking, try to practice with a friend या कोई language partner because without that it's very hard. Okay. So yeah, that's all. Bon chance. You got this, and I'm sure you all will do great. Okay, I can't wait to know how your preparation goes. Any doubts, any queries, just pop it down in the comment section below. Okay. Au revoir. You got this.